नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका आपके फेवरेट अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में। आज मुद्दा देश से जुड़ा हुआ लेकिन अंतर्राष्ट्रीय माहौल में भारत की धमक की चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस पहुंच चुके हैं। 2 दिन के इस सम्मेलन में अगर पूरी दुनिया की नजर कहीं पर टिकी है तो वो है इन 3 देशों पर। वो आपको बताएंगे। चलिए, कजान में मोदी पुतिन की मुलाकात की खबर आपको पहले बता देते हैं। यूक्रेन रूस युद्ध पर बोल दिया है पीएम मोदी ने। क्या कह डाला वो आपको बता देते हैं। युद्ध का समाधान जो है वो बातचीत हो। केवल पीएम मोदी ही ऐसे प्रधानमंत्री हैं सभी देशों में से, और देखिए, जिन्होंने युद्ध में शांति की अपील की है और ब्रिक्स बैठक के लिए रूस में मोदी और वहां पर संदेश युद्ध को लेकर पीएम ने उनके स्वागत के लिए पुतिन का आभार जताया है। ब्रिक्स में कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। पुतिन के द्वारा कहा गया है भारत और रूस में बढ़ेगा व्यापार। तो ब्रिक्स की अगर बात करते हैं तो पूरी दुनिया की अगर नजर किसी जगह पर है, किसी देश पर है, तो वो इन 3 देशों पर। किस पर? भारत पर, चीन पर और रूस पर, जो ब्रिक्स के सदस्य हैं। BRICS आप मतलब समझते हैं ना। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये है ब्रिक्स। जो ब्रिक्स के सदस्य हैं ये 3 देश और इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। और देखिए, भारत वहां पर रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई भारत का वहां पर है तो स्वयं देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी वहां पर हैं। पीएम मोदी के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने रूस जा रहे हैं। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि रूस में शी जिनपिंग और पीएम मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात होगी। तो मुलाकात जो होती है ऑफिशियल होती है, कुछ बड़ा हो सकता है यहां पर। पीएम मोदी ने रूस यात्रा पर रवाना होने से पहले कहा कि भारत और रूस के संबंध और मजबूत होंगे और बेहतर होंगे। तो वहीं पिछले साल नए सदस्यों को जोड़ने के साथ ब्रिक्स के विस्तार ने इसकी समावेशिता और वैश्विक भलाई के एजेंडे को और मजबूत किया है। इस समय ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या 9 है, जिसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात UAE शामिल हैं। अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे ब्रिक्स के बारे में, क्योंकि ब्रिक्स में इस वक्त पीएम मोदी हैं। चलिए, तो कैसे बना है ब्रिक्स वो आपको बता देते हैं। इतिहास आपको समझना बेहद महत्वपूर्ण है। 1990 के दशक में भारत, रूस और चीन ने बनाया था यह संगठन। 16 जून 2009 को हुई थी इस संगठन की स्थापना और ब्रिक्स में सिर्फ भारत, रूस, चीन और ब्राजील ही शामिल थे। साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इस समूह का हिस्सा बना, जिसके बाद ब्रिक्स जो है नाम ले लिया। और ये समूह ब्रिक्स देशों की बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण अहमियत इसकी ज्यादा है। ये EU को पीछे छोड़कर GDP रेट में तीसरे नंबर पर ब्रिक्स पहुंच चुका है। चलिए, ग्राफिक्स आपको फिर से फुल करके दिखाते हैं ताकि आप इसको और बेहतर ढंग से समझ पाएं कैसे बना। कि ब्रिक्स की वजह से अमेरिका की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। ब्रिक्स देशों की ओर से तेल के कारोबार के लिए डॉलर की बजाय स्थानीय मुद्रा का इस्तेमाल करने के विकल्प पर जोर दिया है, यानी डॉलर में नहीं रुपए में तेल खरीदा जाएगा। माना जा रहा है कि रूस के कजान में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इसे लेकर चर्चा हो सकती है। अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के विकल्प पर कई देशों ने सहमति जताई है और इस पर अगर सहमति बनती है तो अमेरिका को बड़ा झटका लगेगा। दरअसल रूस, जो कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से कई प्रतिबंधों को झेल रहा है, और चीन, जो वैश्विक स्तर पर अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश में जुटा है, दोनों देश इस विकल्प को लेकर काफी सकारात्मक नजर आ रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब ने भी कहा था कि वह नई संभावनाओं पर बातचीत करने के लिए तैयार है। वहीं अटलांटिक काउंसिल के अनुसार वैश्विक स्तर पर अमेरिकी डॉलर भंडार की हिस्सेदारी 14% से अधिक घट चुकी है। और ऐसे समय में अगर ब्रिक्स देश डॉलर की बजाय स्थानीय करेंसी से व्यापार का फैसला लेते हैं तो इससे अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है। अब ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है ये आपको बता दें। फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका के दबदबे को चुनौती देना लक्ष्य है। ग्राफिक्स के माध्यम से ये आपको ये भी ग्राफिक्स दिखाएंगे लक्ष्य क्या है। अमेरिका के दबदबे को चुनौती देना एक बहुत महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य है। फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका के दबदबे को चुनौती देना, नेटो और G7 देशों को टक्कर देना ब्रिक्स का उद्देश्य। इसका सबसे अहम लक्ष्य राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा है।
और पश्चिमी देशों के वर्चस्व को चुनौती देना और दुनिया की 45% आबादी का नेतृत्व करता है ब्रिक्स। सोचिए कितना बड़ा है ब्रिक्स। ईयू को पछाड़कर तीसरा ताकतवर आर्थिक संगठन बना है ब्रिक्स और वैश्विक जीडीपी में ब्रिक्स देशों की करीब 28% भागीदारी है। और इसी पर और चर्चा करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे कुछ ही पलों में, एक्सपर्ट से भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये पूरा कितना अहम होगा ब्रिक्स का सम्मेलन और इसमें मुलाकातों का क्या दौर चलेगा, उसी के बारे में जानकारी भी लेंगे। एक्सपर्ट्स हमारे पैनल में कुछ ही पलों में आएंगे और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार जो हैं, वो इस चर्चा को हमारे साथ आगे बढ़ाएंगे। उनसे काफी सारे प्रश्न हैं। इस बार पीएम मोदी का वहां पर जाना भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसका असर क्या होता है। आप सोचते हैं एक आम आदमी होने के नाते कि भाई ब्रिक्स में अगर कुछ हो रहा है तो उसमें आपका हमारा क्या लेना देना है, उसको अच्छे से अगर समझना है तो वो एक्सपर्ट्स ही आपको बता सकते हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आएंगे और आपको समझाएंगे कि भाई ब्रिक्स का पावर क्या है। संजीव जी, इस विजिट को लेकर, ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर और मोदी मैजिक की बात को समझाते हुए कितना महत्वपूर्ण है और भारत का वहां पर पहुंचना भारतीयों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आपके एनालिसिस के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ये जो ब्रिक्स का सम्मेलन और शिखर सम्मेलन में शिरकत करना एक महत्वपूर्ण घटना है। ब्रिक्स, जैसा कि आपने स्वयं अपने वक्तव्य में बताया, कि एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विश्व की 45% आबादी को रिप्रेजेंट करता है। ये विश्व की 28% जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ब्रिक्स नामक संगठन है, इसमें मुख्य रूप से 5 देश हैं, भारत, चाइना, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, और उसमें 5 अन्य देश भी जुड़े हैं। और ब्रिक्स में अन्य जो अनेक देशों की सदस्यता की उनकी जो का आवेदन है वो उनको मिल रहा है। ब्रिक्स का जो महत्व इस लिहाज से है कि ब्रिक्स विश्व में एक वैकल्पिक और बहुध्रुवीय जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको बनाने की तरफ उसका प्रयास रहता है। अभी आप जानते हैं कि वर्तमान समय तक का जो विश्व है वो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा डोमिनेटेड है, जिसमें अमेरिका, यूरोपीय देश विश्व व्यवस्था को डोमिनेट करते हैं। जो डॉलर का जो डोमिनेंस पूरे विश्व में देखा जाता है। लेकिन ब्रिक्स के देशों का ये प्रयास है कि वो एक ऐसा विश्व बनाए, एक ऐसी विश्व व्यवस्था बनाए जो कि बहुध्रुवीय हो, जो कि मल्टीलैटरल हो, जिसमें कि जो इमर्जिंग पावर्स हैं जैसे भारत, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे जो राष्ट्र हैं, उनकी आवाज को भी यथोचित सम्मान मिले, यथोचित तरीके से उन्हें सुना जाए, जो कि वर्तमान विश्व व्यवस्था में ऐसा कई बार देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं, इसलिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टर्न कंट्रीज का ज्यादा डोमिनेंस दिखाई देता है। जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, वर्ल्ड बैंक हो, वहां पर भी अमेरिका और यूरोपीय देशों का डोमिनेंस दिखाई देता है। तो ब्रिक्स के जो राष्ट्र हैं वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि वो स्वयं में बड़े राष्ट्र हैं, 45% की उनकी खुद की आबादी है और उनको सही रिप्रेजेंटेशन वर्तमान वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना वो स्वयं से ही अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए और एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि ताकि उनके अंदर एक एकता बने और एक जो बहुध्रुवीय विश्व को स्थापित कर सके। तो इस लिहाज से मैं देखता हूं कि ब्रिक्स का जो सामरिक महत्व भी बहुत है और आर्थिक रूप से, विशेष रूप से मैं कहूंगा कि ब्रिक्स का महत्व है। ब्रिक्स के जो राष्ट्र हैं वो अपनी बैंकिंग सिस्टम्स को आपस में इंटीग्रेट करने के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं। उसमें एक ब्रिक्स पे नामक एक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जो कि पहले का जो यूरोपीय देशों में जो स्विफ्ट का सिस्टम था, या अगर अपने आसान भाषा में अपने देश में जो यूपीआई जैसा जो सिस्टम है जिसमें कि अनेक बैंक उसके साथ इंटीग्रेटेड हैं, उसी तरीके से ब्रिक्स के राष्ट्र अपने जो प्रमुख जो बैंकों को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करने के लिए एक ब्रिक्स पे नामक सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, ताकि ये जो 5 राष्ट्र हैं और उसके अलावा जो अन्य उसमें जो राष्ट्र जुड़ रहे हैं वो सभी अपने बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से स्वयं से व्यापार कर सके, उसमें वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ उन्हें न देखना पड़े, उनकी द्वारा जो स्थापित सिस्टम की तरफ न देखना पड़े। तो विश्व ब्रिक्स के जो राष्ट्र हैं वो अपनी इकोनॉमीज को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। एक डेवलपमेंट बैंक भी बनाया गया है जिसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक है, 2014 में अस्तित्व में आया था। और वो भी जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, जो अनेक ऐसे देश हैं
जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिनको लोन की आवश्यकता है, ये लोन भी प्रोवाइड करा रहा है। और इस लिहाज से भी नए बैंकों की स्थापना करके भी ब्रिक्स के राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं। तो ब्रिक्स का जो महत्व, जैसा कि मैंने कहा कि एक मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर, एक बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था को बनाने में है। और ये मैसेज सीधा सीधा अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्रों को जाता है कि ये जो इमर्जिंग पावर्स हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उनकी आवाज को भी सही तरीके से अगर नहीं सुना जाता है तो ये राष्ट्र स्वयं से अपनी एकता को दिखाकर नए व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा, जो ब्रिक्स का जो पूरा प्रयास है वो पश्चिमी देशों के विरोध में नहीं है। ये नई विश्व व्यवस्था को बनाने का तो जरूर है, बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था को बनाने का तो जरूर है, लेकिन उसमें ये इस बात की कोशिश है कि जो पश्चिमी देशों के साथ भी हमारे संबंध बने रहे, लेकिन हम अपनी आवाज को भी प्रमुखता के साथ विश्व समुदाय के सामने रखें। तो इसमें एक कोई विरोधाभास नहीं देखता। ये पश्चिमी देशों के विरुद्ध कोई संगठन नहीं है, बल्कि अपनी आवाज को और अधिक प्रखर और मजबूत और संकल्पबद्ध तरीके से जो इमर्जिंग इकोनॉमीज के द्वारा रखने की एक कोशिश है, एक बहुध्रुवीय बनाने की कोशिश है। और बात करेंगे भारत और चीन की। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रहे तनाव को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण सहमति बन चुकी है। भारत की कूटनीतिक ताकत के लिहाज से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको याद होगा साल 2020 से चल रहे बवाल के चक्कर में दोनों ही देशों के बीच कैसे किचकिच हुई थी और झड़प LAC की गलवान घाटी में हुई थी। शोर दिल्ली से लेकर कराची तक सुनाई देने पड़ा था। अब भारत ने अपनी कूटनीतिक ताकत को हथियार बनाते हुए LAC पर जारी संग्राम पर विराम तो लगाया ही है, साथ ही करारा तमाचा पाकिस्तान के मुंह पर भी मारा है। दरअसल चीन और भारत के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। इसके बाद अब विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा दोनों देश 2020 वाली पेट्रोलिंग पर लौटेंगे। विदेश मंत्री S जयशंकर ने बताया कि भारतीय और चीनी सैनिक उसी तरह से एक बार फिर गश्त शुरू कर सकेंगे जैसे वो मई 2020 में सीमा पर तनाव शुरू होने से पहले करते थे। विदेश मंत्री S जयशंकर ने इससे पहले विदेश जो सचिव है विक्रम मिस्त्री ने कहा, इस बात का ऐलान किया था कि भारत और चीन हिमालय में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त शुरू करेंगे। क्या था पूरा मामला वो जानेंगे। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं पूरे घटनाक्रम के बारे में। तो गलवान में क्या हुआ था ये आपको बता दें। भारत ने चीनी कंपनियों के खिलाफ लिया था एक्शन, ये एक्शन हुआ था भारत का जो एक्शन है। और आप ये देखिए लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के बीच जो झड़प हुई थी वो उसके कारण ये एक्शन हुआ था। लद्दाख के अंदर गलवान घाटी में भारत और चीन की झड़प ग्राफिक्स के माध्यम से जानिए। 15 जून 2020 को भारत और चीन के रिश्ते खराब हुए थे, उस झड़प के बाद खराब हुए थे जो लाजमी है, होना ही था रिश्तों को खराब, क्योंकि गलती चीन की थी। भारत ने एक कर्नल सहित 20 सैनिकों को खो दिया था। 20 हमारे वीर जवान बलिदानी हुए थे। 1962 के युद्ध के बाद यह सबसे घातक टकराव माना जा रहा था, लेकिन भारत ने यह बात चीन को समझा दी थी कि आप समझ लीजिए कि बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि ऐसा 62 वाला हाल जो है वो भारत के साथ आप कर लेंगे। अब भारत जो है वो बदल चुका है। क्या है पूरा मामला? ब्रिक्स से पहले चीन से बनी बात आपको बता दें कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। LAC पर पेट्रोलिंग के लिए भारत चीन में सहमति बन चुकी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीन के तेवर बदल चुके हैं, इशारा हो रहा है। देपसांग और दामचौक में अपनी पुरानी जगह पर लौटेंगे दोनों देश की सेनाएं। ये कैसे सुर बदल गए सोच लीजिए। क्या हुआ है? सुलझ गया 2020 से चल रहा विवाद और ये अचानक सुलझा है ब्रिक्स के दौरान और ब्रिक्स से पहले। तो आप सोचिए ये क्यों हुआ है। एक्सपर्ट भी और MEA का बयान भी क्या आया है आपको वो भी सुनाते हैं। चलिए ये देखिए, आपको बताते हैं MEA का बयान। भारत चीन के बीच LAC पर गश्त को लेकर सहमति बनी है। भारत चीन के बीच घटेगा क्या तनाव? MEA का बड़ा बयान है। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर बातचीत जारी है। तो जानकार मानते हैं कि दोनों देशों के बीच समझौता करने में रूस का अहम रोल रहा है। तो पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर बातचीत जारी है। अब ये कैसे? आप देखिए, भारतीय और चीनी सेना वार्ताकार समझौते के करीब हैं और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसे आप देखिए, भारत चीन के बीच LAC पर गश्त को लेकर यह सहमति बनी है। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर बातचीत जारी है और बहुत बढ़िया फैसला आप समझ सकते हैं। भारतीय और चीनी सेना वार्ताकार समझौते के करीब है। अब आप देखिए, ग्राफिक्स तो हमने आपको दिखाई ही। जानकार ये मानते हैं कि दोनों देशों के बीच समझौता करने में रूस का अहम रोल है।
पिछले कुछ हफ्तों से चीन और भारत के डिप्लोमेट और मिलिट्री ऑफिसर एक दूसरे से लगातार बातचीत कर रहे थे। तमाम मंचों के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे और इन बातचीत के नतीजे में भारत और चीन की सीमा पर दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त को लेकर सहमति बन गई है। इस वजह से दोनों देश डिसएंगेजमेंट करने और 2020 से खड़े हुए मसलों का समाधान करने पर राजी हो गए हैं और हम इस मामले में जल्द ही आगे जरूरी कदम उठाएंगे। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जानकार मानते हैं कि दोनों देशों के बीच समझौता कराने में रूस का अहम रोल है और अब ये कैसे हुआ इसको भी आपको समझाएंगे। तो हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव जी, आपसे मैं सवाल पूछूं कि ये एकदम से इस विचार में बदलाव आ गया है चीन के या कोई मजबूरी है, इसको आप कैसे समझते हैं श्रीवास्तव जी? संजीव को भारत बोलिए, बिल्कुल सुन पा रहा हूं। हाँ, देखिए, चाइना को भारत के साथ जो विवाद को समाधान करने में ही उसने ऐसा लगता है कि अपनी भलाई समझी है, क्योंकि यदि आपने देखिए तो चाइना की जो आर्थिक विकास की जो दर है वो लगातार स्लो जा रही थी। ये जो चाइना है वो कभी डबल डिजिट की ग्रोथ किया करता था, दशकों तक इसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो डबल डिजिट की रही, लेकिन वर्तमान समय में चाइना की जो विकास दर लगभग 2-3% तक सीमित हो गई है। चाइना का चाहे बैंकिंग का सेक्टर हो, चाहे रियल एस्टेट सेक्टर हो, चाहे अन्य जो सेक्टर्स हो, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। चाइना में जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा जो बड़ा निवेश किया गया था, जो सप्लाई चेन से स्थापित की गई थी, वो धीरे धीरे अब विड्रॉ कर रही हैं और चाइना की इकोनॉमी सुस्त पड़ती जा रही है। तो जाहिर है कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बारे में यदि कोई सीधा सीधा ओपनली चाइना के अंदर अगर बात ना भी करे तो उनके संदर्भ में चाइना के पूरे एस्टेब्लिशमेंट में एक गहरा असंतोष दिखाई देता है, जिसको कि शी जिनपिंग ऐसा लगता है कि वो समझ रहे हैं। साथ ही साथ वैदेशिक मोर्चे पर अगर देखिए तो चाइना एक्सपोज हुआ है। चाइना जिस तरीके से ताइवान के ऊपर कब्जा करने की, बलपूर्वक कब्जा करने की साजिशें रच रहा है। साउथ चाइना सी पे वो 90% भाग पर एकाधिकार का दावा करता है। जापान के सेंकाकू आइलैंड पे वो कब्जा करना चाहता है, भारत के क्षेत्रों पर वो कब्जा करना चाहता है। तो ऐसे में जो चाइना की जो विस्तारवादी और उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों की वजह से वो और अधिक एक्सपोज हुआ है और उसके विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक लामबंदी बढ़ती जा रही है। तो चाइना जाहिर है कि घरेलू मोर्चे पर, विदेशी मोर्चे पर भारी दबाव महसूस कर रहा था और ऐसे में उसने एक बड़े अपने पड़ोसी राष्ट्र भारत के साथ अपने संबंधों को सुधार लेने में ही और सामान्य कर लेने में ही भलाई समझी है। और देखिए, चाइना का ये जो व्यवहार में परिवर्तन वो आया है, जाहिर है कि उसके स्वयं के अपने कंसिडरेशंस के आधार पर आया है, लेकिन आज का ये जो नया भारत है वो चाइना के चरित्र को अच्छी तरह से समझता है। चाइना एक ऐसा राष्ट्र है जो कि विस्तारवादी सूबे हैं और साथ ही साथ चाइना की जो रणनीतिक थिंकिंग है उसमें डिसेप्शन यानी धोखा देना भी उसका एक इंटीग्रल पार्ट है और जिसको कि ये जो नया भारत अच्छी तरह से समझता है। इसी वजह से चलिए संजीव जी, इस समय इतनी आज्ञा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, आपने जानकारी दी। और दर्शकों, आज इतना ही, आज्ञा दीजिए मुझे, शिवम दत्त मेहता को, पूरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।